नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, आज उन्होंने एक बड़ा वार मोदी जी और एकनाथ शिंदे पर कर दिया है। चुनाव अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो कि बीजेपी को सीधा महाराष्ट्र में पाताल लोक की तरफ लेकर जाएगा। जितनी बची खुची सीटें जो भी आ रही थी, अब शायद वो भी नहीं आएंगी। आज नितिन गडकरी ने बहुत सोच समझकर आज एक आईना दिखाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। वो फिक्की के एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे और आज वो चाहते तो उस बयान से बच भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने ये कहा कि छत्रपति शिवाजी का जो स्टैच्यू था, अगर उस वो स्टैच्यू स्टेनलेस स्टील से बना होता तो वो स्टैच्यू गिर कर नहीं टूटता। यानी कि वो अपने मुंह से इस बात को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, लोगों को मूर्ख बनाया गया, और ये बात वो धड़ कह रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी एग्जाम्पल दिया कि मैंने तो इतने सारे और मुझे भी एक बार मूर्ख बनाया गया था, और वो कहते हैं कि एक कुछ पाउडर का इस्तेमाल किया गया था और बाद में उसमें जंक लग गया। तो आज नितिन गडकरी ने एक ऐसा हथौड़ा मोदी जी के सिर पर मारा है, एक एकनाथ शिंदे के सिर पर एक ऐसा हथौड़ा मारा है जहां से बीजेपी ऐसा लग रहा है कि पनप नहीं पाएगी, और जो जितनी भी सीटें आ रही थी अब वो भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब केंद्रीय मंत्री बीजेपी के खुद इस बात को मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, और वो भी एक ऐसे मंत्री जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री कहा जाता है, उनके मुंह से अगर भ्रष्टाचार की बात स्वीकार की जा रही है, तो ये मोदी जी के ऊपर एक बड़ा अटैक है। मोदी जी के सरकार पर एक बड़ा तमाचा है और उन्हीं के मंत्री मार रहे हैं। तो और नितिन गडकरी महाराष्ट्र से आते हैं, तो नितिन गडकरी के इस बयान को हम क्या समझे? क्या वाकई में आज बीजेपी के पैर में कुल्हाड़ी लग गई है? आज इसी को हम चर्चा करेंगे। इसी पर हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। डेली देशोन्नति ग्रुप के एडिटर इन चीफ प्रकाश पोरे साहब हैं। प्रकाश पोरे जिस अखबार को चलाते हैं वो महाराष्ट्र का एक नामी अखबार है। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। किशोर तिवारी उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के प्रवक्ता है, नेता है। किशोर जी, आपका स्वागत है। अनिल सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा में प्रकाश पोरे सर से शुरू करूंगी कि प्रकाश जी, जो नितिन गडकरी का ये कमेंट है, आप अनम्यूट कर लीजिएगा, इस कमेंट को आप कैसे देखते हैं? इसको क्या एक डायरेक्ट हिट नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने मोदी जी और एकनाथ शिंदे को आज नितिन गडकरी ने डायरेक्ट हिट किया है? जी प्रकाश जी। ये नीलू जी, बात ऐसी रहती है कि जो लोहार रहता है ना, वो पूरा लोहा गर्म होने देता है, उसके बाद में ही वो हथौड़ा मार के उससे कुछ जो बनाना है औजार बनाता है। अब वो नितिन गडकरी जी ने तो वो तो उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। काफी धुरंधर आदमी है। महाराष्ट्र में अगर किसी धुरंधर आदमी की नेता की बात करें, शरद पवार वगैरह इसी लाइन में अगर बैठाना है तो नितिन जी का ही नाम हम लोग ले सकते हैं। क्योंकि एक बात तो है कि वो वाहियात बात नहीं करते और काम के करके भी बताते हैं। भला ही विपक्ष में हो, मैं तो बीजेपी का बहुत ज्यादा क्रिटिसाइजर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो बातें उनमें हैं, ये बातें तो हमको देखना पड़ेगा कि कम से कम काम करते हैं और बोल के भी बताते हैं, और वो ऐसे डरते भी नहीं है। तो बातें ऐसी कि जो आज हुआ है उसके अंदर उन्होंने जो महाराष्ट्र के अंदर चल रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने उनकी दिल की बात बोल दी। ये अपने को पहली बात मानना पड़ेगा। और जो भी ये पुतले के बारे में हो रहा है, उसके बारे में मैं एक और बोलूंगा कि देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने उसके बारे में माफी मांगी, उसके ऊपर से सारा ये किस्सा चालू हुआ था। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि शिंदे ने माफी मांगी, उसके बाद में अजित पवार ने तो पहले ही दिन माफी मांग ली थी। लेकिन आज तक के देवेंद्र फडणवीस ने कोई माफी नहीं मांगी है। उल्टा ये बात है कि जब मोदी जी ये माफी मांग रहे थे स्टेज पर से, तो ये कई चित्रों में दिख गया है, वीडियो में दिखा है, क्लियर हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस उस समय तालियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे। हालांकि विशेष ये बड़ा दुख का, शोक का था। पूरा राज्य नहीं, पूरा देश इसके अंदर सदमे में था, सदमे में था। और उसके बाद में ये ऐसे यानी कहने का मतलब सीरियस मुद्दे के ऊपर एक देश का पंतप्रधान माफी मांग रहा है। वो ठीक है, वो अहंकार से भरी हुई थी, क्या थी, वो हम लोग उसको बाजू में रख देंगे। वो भी सारा चर्चा का विषय है कि माफी क्या इस तरीके से मांगी जाती है क्या। लेकिन अब वो ठीक है, वो आज के चर्चा का अपना मुद्दा नहीं है। लेकिन
ऐसे इसके अंदर भी देवेंद्र जी फडणवीस जिस तरीके से तालियां बजा रहे थे, खुद कभी माफी मांगी नहीं उन्होंने, उनकी जो पेशवाई पन था वो उसके अंदर पूरा का पूरा झलक रहा था। ये हमको पहली बात तो ये देखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ऐसा है कि जो शिवाजी महाराज को जिस तरीके से आराध्य दैवत भी बोलने का मोदी जी ने, और उसी समय पे उनकी तुलना जो है वो यानी इनडायरेक्टली सावरकर जी से करना, कि ये तो कैसा है कि ये महाराष्ट्र के लोग जो है ये सारे जो प्रकरण हुए इससे तो आहत है। और जो शिवाजी महाराज की तुलना इन्होंने जो सावरकर जी के साथ में कर दी, उसके कारण बहुत ज्यादा ये आहत है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको पिछले बार बोला था कि ये कार्यक्रम के अंदर कि भाई इनकी बीजेपी की जो सीटें कितनी आएंगी, तो मैंने आपको लोकसभा के अंदर भी बोला था कि ये डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे। और पिछले प्रोग्राम में मैं आपको बताया था कि 288 सीटों में से ये लोग ज्यादा 88 यानी ये 3 डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे। और बीजेपी खुद जो है इंडिपेंडेंटली ये 50 के अंदर रहेंगी, ये 50, ये उस समय बोला था। लेकिन आज जो कुछ चल रहा है उससे ये बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ बोलता हूं कि अभी ये लोग जो है ये ज्यादा से ज्यादा 70 तक के पहुंचेंगे। यानी उसके अंदर बीजेपी 40 तक आएंगी, बाकी के जो लोग हैं 15-20 सीटें इसकी सिंधे की आ सकती है। और अजीत पवार का तो पूरा का पूरा खेमा डूब गया है। इनकी तो कोई चुन के आएगा इसके बारे में, अजीत पवार खुद तो भी चुन के आएंगे क्या, इसके बारे में मैं बड़ा डाउटफुल हूँ। विषय अपना आज का जो नितिन गडकरी का ही चल रहा था तो बिल्कुल, बिल्कुल। मैं गडकरी जी के ही बयान के संदर्भ में बात कर रही थी। इस समय विवेक देशपांडे भी जुड़ गए नागपुर से। विवेक, आपका स्वागत है। आऊँगी आपके पास, लेकिन मैं किशोर तिवारी के पास आना चाहती हूँ कि किशोर जी, आज क्या महाराष्ट्र का जो विपक्ष है, उसके हाथ में नितिन गडकरी ने एक बड़ा हथियार दे दिया है, और आपको क्या लगता है कि आज नितिन गडकरी के इस बयान से विपक्ष को एक नई ताकत मिली है महाराष्ट्र में? कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा किशोर जी, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, नीरू जी, मैं देखता हूं कि बीजेपी का अभी एक आरएसएस ने बहुत सीरियसली महाराष्ट्र में इंटरवेंशन चालू किया है। तो आरएसएस के जो संगठक बनाए हैं, लिम्बे जी और नितिन गडकरी और देवेंद्र वगैरह सब बैठे थे, तो ऐसा ठहरा कि नितिन गडकरी यह कम से कम 200 असेंबली सेगमेंट में सभाएं लेंगे। और देवेंद्र फडणवीस को कहा गया आरएसएस से कि नितिन गडकरी ही पे ही फोकस रहेगा और नितिन गडकरी ही चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। पर नितिन गडकरी ने अपने तरीके से बोला कि मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ, मैं तबीयत ठीक नहीं रहती। तो लेकिन उनको बोला है कि आप एक्सक्यूज मत लेना, तो शायद उसका इफेक्ट उनको दिखा। आज उन्होंने बता दिया कि आपने जो पुतला बनाया था उसमें स्क्रैप का स्टील यूज किया था, और स्क्रैप का स्टील तो यूज किया जिसका टनेज कुछ इनको 5 लाख में पड़ा, लेकिन अगर ये स्टेनलेस स्टील का लगाते तो 56 लाख का पड़ता। तो ऐसा हो गया कि शिप यार्ड से उठा के लाया हुआ और स्क्रैप का जिसका बजट इन्होंने दिया था 9.6 लाख करोड़ और 10 लाख में बना के चला गया वो 8 पे। ये चीजों पे फोकस बना रहे कि आपने क्वालिटी भी देखी नहीं, आपने उसको जो बनाने वाला है उसमें भी करप्शन भी किया, और आपने शिवाजी की प्रतिमा भी इस तरीके से बनाई। यानी ऐसा लगता है कि वो शिवाजी महाराज का मुगलों के जमाने में भी किसी ने उनको ऐसा हाथ नहीं लगाया था, और शिवाजी महाराज ने खुद ने ही अफजल खान वगैरह के ऐसे हाल कर दिए थे। अब कि एक सर इधर पड़ा है, बॉडी एक तरफ पड़ी है। पहले बोला नट बोल्ट खराब हो गए, नट बोल्ट तो वैसे ही लगे हुए हैं, वो तो पैर से ही टूट गया। और आखिरी में इनको उसको ये और एक बात, एक मिनट किशोर जी, आप नटबोल्ट की बात कर रहे थे, तो क्या आज नितिन गडकरी ने वाकई में मोदी जी और शिंदे साहब के नटबोल्ट खोल दिए हैं इस बयान से? नहीं, मुझे तो मालूम पड़ा नितिन गडकरी ये भी बताने वाले हैं कि हवा से पुतला गिरा तो नारियल के पेड़ से नारियल क्यों नहीं गिरा।
लेकिन आज उन्होंने एक्सक्यूज दिया, लेकिन कल उनको कोई बोलेगा तो वो बोलने वाले हैं कि वहां नारियल ही नहीं गिरे और ये पुतला फूल के जरी का गिर गया। देखिए, सरकार की किरकिरी में पहले एकनाथ शिंदे पे सुई पे आके गिरा था, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस जी जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि देवेंद्र ने सहेगा सहेगा कमीशन खाया है। और मुझे समझ में नहीं आता वो आपके आके बता क्यों नहीं देता कि भाई मैंने बोला था ये स्क्रैप के डंडे मत लगाना, और वो बेचारे एंगल ला के लगा दिए। और ये कमजोरी दिखती है कि आप करप्ट हो जाओ तो आप कहीं पे नहीं छोड़ते। और पार्टी का जो नेता नितिन गडकरी तरीका, जिसे असेंबली चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में लॉन्च करना चाहते हैं, वो ही चाहता है कि इनका फर्नीचर में खत्म कर दूं, इनके पाप गिना दूं। अब वो बार बार बोलते हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्टर बताओ जिसने मुझे कमीशन दिया है, और राजनेता वो है, उसने ऐसा बोलना चाहिए। तो देवेंद्र फडणवीस नहीं बोल सकते, एकनाथ शिंदे तो कॉन्ट्रैक्टरों के बीच में ही गिरे हैं, और अजित पवार तो खुद ही कॉन्ट्रैक्टर है। तो एक ऐसा गंदा अलायंस है जिसको डिस्क्रेडिट कर दिया है नितिन गडकरी ने आज पब्लिकली, और फीकी में बुलाया काय को इनको। ये फीकी के लायक नहीं है। ये जो छोटी छोटी रही थी ना सभाएं, उसके लिए है ये। तो इनको बड़ा फोकस किया हुआ है। तो नितिन गडकरी का जो प्लान था आरएसएस का कि नितिन गडकरी की पर्सनैलिटी को हम यूज करेंगे, तो नितिन गडकरी ने बोला कि मैं मेरा खून क्यों जलाऊं, जब आपने कह दिया कि मैं एकनाथ शिंदे को सीएम बनाएंगे, और सारी मलाई कौन देवेंद्र फडणवीस खाएंगे, और महाराष्ट्र की लूट खरोच में मेरा कोई हिस्सा नहीं रहेगा। तो उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। और मुद्दे कुछ आए हमारे हाथ में कि स्टेनलेस स्टील का क्यों नहीं बनाया, तो स्टील कहां से लाया, फिर वो गुजरात से स्टील क्यों आया, और वो स्क्रैप का स्टील कैसा आया, आपके पास क्या मानक है। इनके लेबोरेटरी में चेक करने के बाद मालूम पड़ा कि ये करीबन ये स्टील जब रोल होके इसको 40 साल हो गए, तो ऐसा स्टील कहाँ मिलता है। तो इन्होंने बोला कि वो गुजरात के अलंग या उलंग में मिलता है, तो वो शिपयार्ड से लाया हुआ है। यानी कैसा है कि भ्रष्टाचार और की एक चरण सीमा हो गई, एक चरण सीमा है ये। और ये चरण सीमा के बाद बेशर्मी, ये क्लासिक बेशर्मी है अनिल जी। देखो कि डिफेंड कर रहे। पहले दिन बोले 40 किलोमीटर की हवा चली, फिर बोले नट बोल्ट खराब हो गए। अब नितिन गडकरी ने जो नट बोल्ट निकाले हैं, तो मुझे लगता नहीं कि जनता ये नट बोल्ट लगाने देंगी नवंबर महीने तक। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत बुरे दिन है। हाँ ठीक है, आप नट बोल्ट्स की बात कर रहे हैं, हवा की बात कर रहे हैं। नितिन गडकरी साहब ने कहा कि स्टेनलेस स्टील से बन जाता तो वो स्टैच्यू नहीं गिरता। अनिल जी, मुझे हंसी आ रही है कि जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहा है, कुछ देवेंद्र फडणवीस ने दिया, कुछ शिंदे ने कहा, मोदी जी माफी मांग लिए, अब गडकरी जी ये कह रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील लग गया होता तो स्टैच्यू नहीं गिरता। इस बयान के क्या मायने हैं और क्या इसका राजनीतिक कॉनोटेशन नहीं है? नितिन गडकरी का ये कहना कि भाई अगर स्टील इस्तेमाल किया गया होता तो स्टैच्यू नहीं गिरता, वो राजनीतिक संकेत क्या देने की कोशिश कर रहे हैं? महाराष्ट्र में जनता को, बीजेपी में मोदी को, शिंदे को, सबको क्या संकेत दिया आज गडकरी ने ये बात कह के? अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ बोलिए नीचे। ये देखिए, ऐसा है कि ये काफी बहुत ही लोडेड स्टेटमेंट जिसको आप कहते हैं, जिसके कई अर्थ है, और एक अर्थ तो सीधा है जो किशोर जी ने रखा। उसके अलावा एक मैं देख रहा हूं क्या कि इसका मतलब है कि अब जो है वो धैर्य खो रहे हैं नितिन गडकरी, जो मतलब बीजेपी के अंदर
जिस तरह से एक तरह का डिसिप्लिन चलना चाहिए था और जिस तरह से उनको काम करना है, इसके बाद मतलब वो एक अपना रीथिंकिंग कर रहे हैं अपने अपने कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अभी देखिए क्या है, महाराष्ट्र में अभी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। ये जरूर हुआ कि और उसको उन्होंने पुष्ट कर दिया, जो भी एलिगेशन थे, इसका मतलब ये लोग कह रहे जांच कराएंगे क्या हुआ नहीं हुआ, वो जांच वगैरह सबको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। बताया सिंपल है कि तुमने स्टेनलेस स्टील नहीं लगाया और इसकी वजह से वो गिर रहा है। इसका मतलब है क्या कि आपने उस पर पूरी तरह मतलब जो ध्यान देना था जिस तरह वो नहीं लगाया, और अब आप जांच क्या करोगे, ये बोला नहीं उन्होंने, लेकिन मतलब यही है कि जांच क्या करोगे, तो स्टेनलेस स्टील अगर लगाते हैं तो वो गिरता ही नहीं, तो नहीं लगाया तो गिर गया, इसमें जांच क्या करना है। तो उनके कहने का एक मीनिंग तो ये है, इसका मतलब कि जो पूरी महाराष्ट्र की का मंत्रिमंडल है उस पर उन्होंने निशाना साध दिया कि तुम लोग का काम करने का क्या तरीका है। और फिर उन्होंने ये भी एक और मुद्दा जो आप लोग मिस कर रहे हैं लगातार, मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा 53 फ्लाईओवर्स में एक आदमी ने उनको धोखा दिया उनको, और वो जो है बताया कि इसमें पाउडर लगा देंगे तो इसमें लगेगा। इसका मतलब कि 53 फ्लाईओवर्स का भी कुछ मामला जो है बन रहा है। अब उसमें वो नितिन गडकरी कितना कौन इन्वॉल्व है, ये उन्होंने एक ओपन एंडेड रखा है, जो इन्वेस्टिगेशन का ये आगे है। अभी ये क्या कि अब ये इसके अर्थ क्या क्या और हो सकते हैं, और हो सकते हैं क्या कि इलेक्शंस में इन्होंने जो कहा कि उन्होंने हाथ खींच लिया कि भाई हम जो है अपना खून नहीं जलाएंगे आपको जिताने के लिए। एक तो ये बताया उन्होंने, जो जानते होंगे किशोर जी को काफी मालूम रहता है हर एक पार्टी के बारे में तो मुझको मालूम है कि वो बहुत चीज जानते हैं, कुछ कम कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन जानते बहुत है। तो वो उन्होंने जो बताया वो जानकारी के आधार पर ही कहा होगा। दूसरी बात यह है कि मोदी को डायरेक्ट चैलेंज है। डायरेक्ट चैलेंज इसलिए है कि मोदी जी बकायदा माफी मांग चुके हैं। अगर बीजेपी की तरफ से एक तरह से उन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया कि हमने माफी मांग ली, समिति उसके लिए जांच के लिए ये शुरू हो गया है, अब जो है इस पर विवाद नहीं होना चाहिए, और हमारे देवता तो मतलब हम तो आराध्य है वगैरह, वो तो उन्होंने कहा ही है। ये सब नहीं कहा, ये क्या कहते हैं नितिन गडकरी ने, कि बीजेपी ने माफी मांग ही ली, प्रधानमंत्री माफी मांग ली, अब क्यों हल्ला मचा रहे हैं। उन्होंने डिफेंड नहीं किया पार्टी को और ना मोदी जी को। तो ये एक रिबेल भी है, एक रिबेलियन किस्म की चीज है, ये भी समझना चाहिए। और महाराष्ट्र पर एक नजर और डाल लीजिए, अभी वहां यहाँ जो मुद्दे चल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नारायण राणे का स्टेटमेंट आया कि बैग लेकर के अब जब जाते थे, मतलब किस तरह से बिखरा हुआ सारा मामला है बीजेपी में। बोला क्या कि उद्धव ठाकरे के यहाँ जब बैग लेकर के जाते थे शिंदे, तो उद्धव ठाकरे ने तो नहीं निकाला उनको, अभी निकालने की बात कर रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि ये तो उद्धव ठाकरे से ज्यादा शिंदे पर निशाना है कि बैग लेके जा रहे थे, बैग में क्या था इस बारे में नहीं बोला उन्होंने। फिर उसके बाद एक पोस्टर आया है जो एनसीपी की तरफ से है, उसमें अजीत पवार ने कहा है कि माझा लाड़की बहन जो लाड़की बहन योजना जो है उसके बारे में वो उसका प्रचार है, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं लिया, न उसका फोटो है। तो और इसके पहले एक स्टेटमेंट आ चुका है शिंदे की शिवसेना के एक मंत्री ने कहा था कि एनसीपी वालों के साथ बैठ करके कैबिनेट में हमको ये उल्टी आती है, तो उस पर भी बहुत बवाल है। तो पूरा का पूरा बिखरा हुआ मामला, उसमें एक ऐड कर दिया नितिन गडकरी ने कि ये वो मतलब कि शो कर दिया कि बीजेपी खुद बिखरी हुई है और जो मंत्रिमंडल है उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और सारा कुछ, मतलब कि खुद गडकरी ने ये भी बोल दिया कि एक तरीके से कि गडकरी महाराष्ट्र के चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी हार रही है। हाँ, तो ये सब सारा कुछ हो गया। और ये बात सही कहा पोरे साहब ने कि ये जो गडकरी है वो कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, बहुत ही सधे हुए हैं और बोलने में तो बहुत ही सावधान रहते हैं, क्योंकि उनका कभी स्टेटमेंट आपने नहीं देखा होगा कि कुछ कुछ अंशंस बोल गए, वो बहुत उसमें वो बोलते भी हैं क्या कि
मर्यादा का पालन होना चाहिए, राजनीति में बोलने में लोगों को बहुत अनुशासित होना चाहिए, ये सब वो इनका कहना भी है। तो ये जो हुआ है वो बहुत सधा हुआ एक रखा। अब इसके क्या क्या हो सकते हैं, इसके और भी है, क्योंकि बीजेपी को अभी चुनना है अध्यक्ष। दो इलेक्शंस अभी तुरंत हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के किसी तरह, और आरएसएस कूद गया है इसमें। आरएसएस जो है अब बीजेपी को रिवाइव करने और उसको कंट्रोल में लेने की कोशिश में है। महाराष्ट्र के लिए उसके लिए प्लान भी बनाया है, कैसे करना है आपको, उसने ये है। तो ये जो समझा जा रहा था कि आरएसएस न्यूट्रल, मतलब उसको इन्होंने साइडलाइन कर दिया है, वो नहीं है, अब वो कंट्रोल के लिए भी है। और हमको लग रहा है कि अब मोदी जी भी इस बात को, अमित शाह मान रहे हैं कि आरएसएस के कंट्रोल में ही हमको चलना है। अब ये सारा कुछ कैसे पैन आउट होता है इसको देखना चाहिए, लेकिन बहुत सीरियस स्टेटमेंट है, बहुत ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और उस पर शरद पवार का स्टेटमेंट जो है वो उसको एंडोर्स किया कि वो बहुत समझदार आदमी है, इस टाइप का उन्होंने कहा है, और वो बहुत ध्यान दे के काम करते हैं, वो उस पर सावधान रहते हैं कि जो भी है, वो वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मराठी में उन्होंने कहा कि न वो कालजी घेतात, मतलब उसका चिंता करते हैं कैसे उसको मतलब बनाना है ये सब, और काम ठीक कर मतलब उनका है, ये उन्होंने एंडोर्स किया है। तो एक तरह से विपक्ष ने उनको मतलब उनके जो स्टेटमेंट है उसको समर्थन भी किया है, और ये क्या कहते हैं उससे उठने मुद्दा भी दे दिया। अब उन्होंने विपक्ष को भी ये सलाह दे दी एक तरह से कि क्या इधर उधर की बात कर रहे हो, बताओ ना भाई कि स्टेनलेस स्टील का नहीं था इसलिए गिर गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब पौरे जी के पास आती हूँ फिर से कि पौरे जी आज इस स्टेटमेंट का, अच्छा विवेक भी जोड़ रहे हैं तो मैं विवेक के पास पहले जाती हूँ, विवेक डिस्कनेक्ट हो गए थे, उसके बाद आती हूँ आपके पास कि विवेक आप नितिन गडकरी के आज का बयान, उसके राजनीतिक मीनिंग आपके हिसाब से क्या है? आज क्या उन्होंने ये कह दिया कि मोदी जी, शिंदे साहब आप मान लीजिए कि बीजेपी महाराष्ट्र में गर्त में जाने वाली? नीलू, पहली बात तो ये कि गडकरी जी जिस कार्यक्रम में ये बोल गए, उस कार्यक्रम में वो अवॉइड कर सकते थे ये बोलना, सबसे महत्वपूर्ण बात। अगर ये नहीं बोलते तो उस कार्यक्रम का कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन वो बोले हैं, इसका मतलब वो इसके बारे में बोलना चाहते थे, सिर्फ मौका ढूंढ रहे थे, और जो अब जब एप्रोप्रिएट फोरम मिला तो वो इसके बारे में बोल गए। उससे पहले प्रेस वाले भी उनसे पूछ सकते थे, क्योंकि वो एक तरह से पीडब्ल्यूडी का काम महाराष्ट्र में भी संभाले है, और अब जो केंद्र में उनकी जिम्मेदारी है वो भी एक तरह से पीडब्ल्यूडी वाली ही जिम्मेदारी है, कंस्ट्रक्शन वाला काम है। तो पत्रकार तो पहले ही पूछ सकते थे उनको कि भाई आपको क्या लगता है पुतला क्यों गिरा? तो उनको मौका नहीं मिला। जैसे ही मौका मिला उन्होंने छक्का मार दिया। उन्होंने कहा कि भाई इसमें अगर स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल होता तो शायद ये पुतला गिरता नहीं। तो ये उन्होंने जो कहा है वो सीधे तौर पर निशाना साधा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें जो जरूरत थी उन चीजों की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये स्पष्ट तौर पे वो कह रहे हैं। तो अभी मतलब जो कुछ भी इंक्वायरी इसमें होगी उसमें वो पहले ही एक जजमेंट दे चुके हैं कि इसमें स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि कोस्टल एरियाज में जो कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर जिस तरह की सर्द हवाएं चलती है उसके चलते वहां पर रस्ट पकड़ने वाला लोहा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बेसिक चीज है ये, बेसिक चीज जिस व्यक्ति को नहीं समझी है, वो जिसको इस पुतले का काम दिया गया उसको ये बेसिक चीज ही नहीं पता, क्योंकि वो नोविस है, वो उसको अनुभव नहीं किसी चीज का। वो मराठी में नवशिक्या कहते हैं, नवशिक्या भी नहीं है उसको, वो सिखा ही नहीं है उस पुतला कैसे बनाना, उसको आपने काम दिया। देखिए वो व्यक्ति जो है वो इतने दिनों से गायब है, इसका क्या अर्थ निकालेंगे आप? क्या वो हार्डेंड क्रिमिनल है? उसको कैसे पता है क्या गायब होना चाहिए, और वो कैसे गायब रह सकता है पुलिस के चंगुल से? वो इतने दिन कोई मतलब इतनी देर में तो दाऊद इब्राहिम को भी पकड़ ली थी पुलिस अगर चाहती, इसको क्यों नहीं पकड़ पा रही है? क्योंकि ये इसको किसी ने छुपाया है, इन्होंने ही छुपाया है। इनमें से किसी ने उसको छुपाया, छुपने में मदद की है। और एक शब्द, एक वाक्य भी इस व्यक्ति के खिलाफ, एक भी स्टेटमेंट ये जो महायुति के लोग हैं उनकी तरफ से नहीं आया है कि ये जो व्यक्ति है इसने जो गड़बड़ी की है हम उसको सजा देंगे। एक वाक्य भी इनके मुंह से नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है? क्योंकि वो आपका आदमी है, आपने उसको आउट ऑफ टर्न ये काम दिया है।
वो 24-25 साल का लड़का है, उसको आपने काम दिया है और आप कहते हैं 45-55 की स्पीड से हवा चल रही थी। फिर कोस्टल एरिया में चलती है 50, 60, 70, 80 साल पहले पुराने पुतले और कंस्ट्रक्शन वहां का अभी भी कायम है। तो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें फेवरेटिज्म हुआ है, अपने आदमी को काम देना। ये तो इनकी 10 साल से यही कर रहे हो। अदानी अंबानी को जो काम दिया जाता है हर जगह, वो क्या है? ये इनका पुराना, ये 10 साल से ये कर रहे हैं। नागपुर में इन्होंने रामदेव को जगह दी सस्ते में, एसईजेड में। 18 महीने में वो अपना कारखाना खोलने वाले थे। आज 8 साल हो गए, 8 साल से ऊपर हो गए, कारखाना शुरू होने का नाम नहीं है। तो ये फेवरेटिज्म में ये बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की, लेकिन ये इनका आइडियोलॉजी जो है उसमें अंतर्निहित है भ्रष्टाचार। कम्युनलिज्म का जो एजेंडा है वो भ्रष्टाचार के बगैर काम ही नहीं कर सकता, और ये भ्रष्टाचारी है, ये स्पष्ट हो गया है। कई मामले सामने हैं, उसके बाद भी ये प्रेजर आउट करते हैं। सबसे बुरी बात ये है, गडकरी ने अच्छा किया कि इस मामले को मतलब एक तरह से एक्सेप्टेंस दे दिया कि इसमें गड़बड़ी क्या हुई है, ये प्रेजर आउट करते हैं। उसमें और एक जो इमोशनल मुद्दा है इस शिवाजी के पुतले में, शिवाजी महाराज के फोरहेड पर एक घाव दिखाया गया और उस पर अभी काफी कंट्रोवर्सी होगी। एक भी शिवाजी का पुतला ऐसा नहीं है इससे पहले बना हुआ जिसमें इस तरह से कोई घाव दिखाया गया है। उस घाव की हिस्ट्री ये है कि जब औरंगजेब के साथ में शिवाजी की मुलाकात हो रही थी, उस समय वो कुलकर्णी नाम का औरंगजेब का एक बॉडीगार्ड था। अब ये औरंगजेब का वर्णन जो होता है वो 6 फुट से ऊंचा और ये बहुत बलशाली एक सरदार आदिल शाह का इस तरह से उसका वर्णन किया गया है। अब इतने बड़े आदमी को एक बॉडीगार्ड लगता है, वो बॉडीगार्ड जो है शिवाजी महाराज पर वार करता है, और शिवाजी महाराज, वो कुलकर्णी है, वो ब्राह्मण है, ये इनके लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। उसको, उस हिस्ट्री को ये बदलना चाहते हैं। ये मतलब उसके ऊपर जो वार किया है वो औरंगजेब ने किया। ऐसा ये जो पुतला बनाने वाला व्यक्ति है आप्टे, ये बोलता है कि वो वार कुलकर्णी ने नहीं किया, वो वार औरंगजेब ने किया है। ऐसा इसका ट्वीट है या कुछ है, इसने लिखा है ऐसा। तो ये वो कुलकर्णी ब्राह्मण है, इसलिए उसको इसमें से मुक्त कराना चाहते हैं। मतलब ये देखिए इनकी सोच, ये किस लेवल पर जाकर बात करते हैं, किस लेवल पर जाकर कंस्पिरेसी करते हैं। तो जबकि बाबा साहब पुरंदरे ने जो इतिहास लिखा है, बाबा साहब पुरंदर संघ परिवार से ही संबंध रखते थे, उनके इतिहास में भी लिखा है कि कुलकर्णी ने वार किया। लेकिन ये अब इतिहास के पूरे तथ्य को बदलना चाहते हैं, बताते हैं कि औरंगजेब ने वार किया। और वार दिखाने की जरूरत क्या है? शिवाजी के चेहरे पर वो स्कार दिखाने की जरूरत क्या है? ये तो शिवाजी का अपमान हो गया। तो ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। मतलब केवल शिवाजी का पुतला गिरना ये इशू नहीं है, तो शिवाजी के चेहरे पर एक वार का जो स्कार का जो निशान है वो दिखाना, ये भी यहाँ तक इनकी हद ये हद भी पार कर दी है। तो और ऊपर से मुजोरी करके ये सारी बातों को डिफेंड करते हैं। तो इसमें इनका पानीपत महाराष्ट्र के चुनाव में होगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सूरत लूटी है, शिवाजी ने सूरत लूटी, इस पर देवेंद्र फडणवीस ने बखेड़ा खड़ा कर दिया और ये कहा कि कांग्रेस ने इतिहास ऐसा सिखाया है कि शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी, जबकि सच्चाई है कि शिवाजी महाराज ने सूरत नहीं लूटी, सूरत के कुछ व्यापारियों को लूटा। ऐसा अभी फडणवीस डिफेंड कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा है कि शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी है, तो बाबा साहब पुरंदरे की किताब में भी लिखा है, वो तो आरएसएस वाले थे। सूरत लूटी का मतलब पूरे सूरत के गरीब जनता को नहीं लूटा, ये सबको पता है। ये कहने का एक स्टाइल है कि सूरत लूटी, यानी सूरत के जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको लूटा। जो औरंगजेब को पैसा सप्लाई करने वाले लोग हैं, तो फाइनेंशियल जो औरंगजेब के जो भी सप्लायर्स हैं उनको विवेक समय कम है और मैं अब अंतिम कमेंट्स के लिए आऊंगी। और मुद्दा ये रखना चाहता हूँ कि इतिहास को भी तहस नहस करना और इतिहास जिसने रचा उसके पुतले को भी तहस नहस करना, ये इस तरह का काम इन्होंने किया है। इसके खिलाफ महाराष्ट्र की जनता में एक गुस्सा तैयार हुआ है, बना है, और मुझे लगता है चुनाव में इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नील,
बिल्कुल। अब बस मैं 40-40 सेकंड के आंसर्स चाहती हूँ आप चारों से, और एक-एक करके मैं आऊँगी। प्रकाश पोरे जी, आप ही के पास आऊँगी कि आज गडकरी के कमेंट से आपको क्या लगता है कि क्या बदल गया बीजेपी के लिए? बहुत संक्षेप में, छोटे-छोटे जवाब एकदम। आप अनम्यूट कर लीजिएगा प्रकाश जी। जी, प्रकाश जी अनम्यूट कर लीजिए। आप हाँ, अनम्यूट ऐसा करिए। है नीलू, क्या है कि ये गडकरी ने जो बोला है उसके तो कई मायने निकलते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि देखिए, मुझे एकदम पूरा डाउट है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के इलेक्शन इन्होंने आगे पोस्टपोन कर दिए और जिस तरीके से अभी संघ सक्रिय हो गया है, देखिए इनका ये मनीषा है कि महाराष्ट्र के अंदर दंगा हो। और शिवाजी महाराज, उनको मालूम है कि पुतले की राजनीति किस तरीके से होती है, तो शिवाजी महाराज का पुतला गिराने के पीछे इनकी ये डेफिनेटली मंशा है थी कि स्टेट के अंदर दंगा हो जाए, दंगा होने के बाद में गवर्नर रूल लागू हो जाए और उसके बाद में फिर ये अपनी मनमानी कर सके। ये इस तरीके से इनकी ये बिल्कुल सारी बातें हैं, और उसी तरीके से नहीं हो रहा है तो वो नीलेश राणे वगैरह जो है, वो जिस तरीके से आग में तेल डालने की कोशिश कर रहा है, ये तो मैं महाराष्ट्र के सारे विरोधी पक्ष को और जनता को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये राज्य को अंगार लगाई। नहीं तो ये अंगार लगाने वाला मामला है। यानी अंबेडकर जी के पुतले को थोड़ा सा अगर कुछ किया तो ये देश, ये राज्य के अंदर अंगार लगती थी। और शिवाजी महाराज तो पूरे देश का अभिमान है, मराठों का अभिमान है। और अभी देश के अंदर तो ये मराठों का, आपको मालूम है कितना आंदोलन चल रहा है। क्या आज गडकरी ने, मैं आपसे गडकरी के संदर्भ में जानना चाहती हूँ कि आज गडकरी ने क्या कर डाला है? बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। नहीं, गडकरी ने जो किया है, मैं आपको एक बताता हूं कि उन्होंने इतने साल जो कुछ उनको ये कर दिया गया, दुर्लक्षित किया गया और जानबूझकर उनको क्या बोलते हैं, उसको निग्लेक्ट एंड किल वाला जो विषय कर दिया गडकरी को, वो निग्लेक्ट एंड किल का गडकरी ने एकदम तूफान ये क्या बोलते हैं, उन्होंने ये दिया है, आंसर दिया है कि इफ यू आर निग्लेक्टिंग मी दिस, सी आई कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। ये उन्होंने पूरी की जरूरत सिद्ध करने के लिए ये हथौड़ा मारा है पूरा। ठीक है, ठीक है। अनिल जी क्या कहेंगे? आज नितिन गडकरी के इस बयान ने बीजेपी के लिए क्या किया है? बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप। ये एकदम अटैक है पूरा, जो करंट लीडरशिप है बीजेपी की उस पर अटैक है। दूसरा है क्या कि एक मुद्दा इलेक्शन के लिए भी उन्होंने दे दिया है, ये अभी मरने वाला नहीं है। मतलब कि वो सीधे सीधे एक विद्रोह पर उतारू है, जबकि आरएसएस वैसे समय पर, जबकि आरएसएस जो है वो मतलब सुधारने की कोशिश में लग गया है और वो जिम्मेदारी उसने ले ली है। उस समय उन्होंने ये ऐसा दिया है, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ही पॉलिटिकली मीनिंग, मतलब इसके बहुत सारे मीनिंग है, ये समझना चाहिए। ठीक है। किशोर जी, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि आज नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लैंडस्केप में अपने आज के बयान से क्या कर दिया है? बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप। नहीं, सब लोग कह रहे थे कि नितिन गडकरी बहुत बड़ा रोल निभाएंगे, तो मैं बता रहा हूं उन्होंने अपना रोल चालू कर दिया है। तरफ से हाँ, अपना रोल चालू कर दिया है। वो रोल, वो अभी मैं अनिल जी मेरी उनसे इतने में तो बात नहीं हुई, लेकिन हम बहुत करीबी है, मैं भी नागपुर में हूँ और उनका पुराना मित्र हूँ। तो अभी तो वो और राज खोलेंगे, और राज खोलेंगे। अभी तो स्टेट गवर्नमेंट के एमएसआरडीसी के भी रास्ते बने हैं बहुत, और गड्ढे तो सभी तरफ है। तो ये सब गड्ढे जो गिरे हैं बड़े बड़े महाराष्ट्र में, वो सब, और अजीत पवार या एकनाथ शिंदे को लेके आना और पार्टी तोड़ना वगैरह, ये जितना नागवार जनता को गुजरा उसमें नितिन गडकरी भी है। और नितिन गडकरी आगे वाले दिनों में जो बीजेपी के कठपुतली नड्डा है या अमित शाह और अपने नरेंद्र मोदी के जो चमचे हैं, उनसे हेड ऑन लेने के लिए वो खड़े हो गए और हेड ऑन होने वाला है। और हम तो भाई, हमारा छोटा काम है कि आग लगी है तो उसमें थोड़ा पेट्रोल डालेंगे, हम भी डालेंगे पेट्रोल। ठीक है। नीले जी, और एक सेकंड आपको एक बात बताता हूँ। अभी क्या है, हमारे स्टेट के अंदर जो लाडली बहना की योजना चल रही है, देखिए होड़ लगी है उसका क्रेडिट लेने के लिए। अजीत पवार अलग कर रहे हैं, वो शिंदे अलग कर रहे हैं, उसके बारे में वो ये अलग कर रहे हैं, ऐसा बताने की कोशिश करी कि हमने किया है। अजीत पवार का कल वरुण के अंदर ये हुआ तो दो दिन पहले 150 जेसीबी 300-400 बसेस से लेडीज लाके गई, 150 जेसीबी से फूल बरसाए गए 150। और उसके बाद में ये सारे कॉन्ट्रैक्टरों के ट्रक टिप्पर, माफ करिएगा सर,
अभी अभी तो बहुत सारी चर्चाएं होंगी, लेकिन विवेक, अंत में आपसे पूछूंगी कि क्या अब आज गडकरी के कमेंट के बाद मोदी जी और पूरी बीजेपी का महाराष्ट्र में प्रचार करना भी मुश्किल हो जाएगा? नहीं, प्रचार बहुत करना अच्छी मुश्किल होगा और ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा नीलू। ऐसा है कि एक बात स्पष्ट है कि अभी तक इस घटना को लेकर जिस तरह की बात सरकार की तरफ से एपोलोजेटिक बात होनी चाहिए थी, वो मोदी जी ने जो माफी मांगी वो बात अलग है। लेकिन ये जो जयदीप क्या नाम है उसका, आप्टे, उसको, उसके बारे में और इस पूरे प्रकरण के बारे में महाराष्ट्र सरकार की किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने कोई भी स्पष्ट बयान नहीं दिया है कि ये गलत हुआ और जो भी इसके लिए दोषी है हम उसको सजा देंगे, ऐसा आज तक नहीं बोला है। नेवी पर डालने का प्रयत्न किया इन्होंने, ये पूरी जिम्मेदारी दारोमदार इसका नेवी पर डालने का भी प्रयत्न हुआ। वो खुद देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो ये, क्योंकि ये उसमें मिले हुए हैं, ये किस मुंह से बोलेंगे कि ये हम सजा देंगे, क्योंकि ये पूरे उसमें मिले हुए हैं इसलिए। लेकिन गडकरी ने ये बोलकर बीजेपी को और बीजेपी के जो महाराष्ट्र के नेता है उन्होंने उनको एक्सपोज कर दिया है कि आपने स्पष्ट तौर पर इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं और हम इसके लिए माफी भी मांगते हैं और इसके लिए ये जिसने भी कोताही बरती है पुतला खड़े करने में, हम उसको सजा देंगे, ऐसा आपने कहना चाहिए था। आपने नहीं कहा, तो मैं कहता हूं कि इसमें आपकी गलती है, आपने जो मटेरियल यूज करना चाहिए था वो नहीं किया, इसीलिए आप ये पुतला गिरा है, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ये शायद गडकरी जी कहना चाहते हैं और आखिरकार उनको कहना पड़ा। वो नॉन प्लेयर है इस पूरे प्रकरण में, वो इसमें कोई उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने वो बहाना लेकर उस प्रोग्राम में इस विषय का उल्लेख किया और इनको खरी सुनाई है। ये तो स्पष्ट है। अब इसके बाद आगे बीजेपी के अंदर इसके ऊपर किस तरह का कलह मचता है ये भी देखना होगा। शायद नहीं मचेगा, चुप बैठेंगे लोग, लेकिन गडकरी के खिलाफ भी वातावरण बीजेपी के अंदर, महाराष्ट्र के कम से कम बीजेपी के अंदर बनेगा, क्योंकि गडकरी और फडणवीस के बीच की जो राइवलरी है वो सबको पता है। तो इसमें फडणवीस अगर आहत होंगे तो गडकरी के खिलाफ भी वातावरण बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन आज एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कि अब मोदी जी को मुंह छिपाना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे को मुंह छिपाना पड़ेगा और वही सवाल बार-बार लोगों पर आएगा कि आप आखिर उस आर्टिस्ट को क्यों नहीं पकड़ पा रही है एकनाथ शिंदे की सरकार? क्या हो गया है पुलिस को? वो क्यों नहीं इस बात का खुलासा कर पा रही कि वो कहाँ है? क्या शिंदे साहब उसको बचा रहे? मोदी जी भी उस पर चुप है। ये चुप्पी बीजेपी को क्या महंगी पड़ेगी? आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रकाश पोरे जी, अनिल जी, किशोर जी, विवेक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।